विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। बिहार सुपर टेट की परीक्षा के लिए हम आपको ये 2011 में जो हुआ था पेपर, उसके कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सुपर टेट के लिए, बिहार सुपर टेट के। ठीक, तो इसमें हम आपको शिक्षण कला एवं रीजनिंग में के अंतर्गत हम आपको ये पोर्शन में लिया है। इसमें आपको पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा। पेडागोजी की क्योंकि विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा पेडागोजी बताइए, क्योंकि पेडागोजी में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखेंगे 2011 में कैसे प्रश्न आए थे। ठीक, क्या है, पेडागोजी से शुरू करेंगे हम। अगर आप एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर एक ऐसा बच्चा है, विद्यार्थी है जो बदतमीजी करता है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? शिकायत दर्ज करेंगे, गलती का बराबर भुगतान करें, क्षमा करने कहेंगे, क्या होगी? चारों विकल्प हैं, देखिए क्या करेंगे आप। क्या आप प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे, छात्र को दंडित करेंगे, छात्र को क्षमा कर देंगे, कि इस घटना का जिक्र विद्यालय के दूसरे शिक्षकों से करेंगे और छात्र को विद्यालय से निलंबन के लिए अभियान छेड़ेंगे? क्या होगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कई चीज़ें जो हैं लिखा पढ़ी से ज़्यादा फील्ड में समझ में आती हैं। ठीक, और वही फील्ड स्तर जो है आपकी पेडागोजी में आता है। अगर एक छात्र अगर बदतमीजी करता है, गलत व्यवहार दुर्व्यवहार करता है, तो क्या करना है, आप प्रधानाध्यापक को के पास शिकायत दर्ज करेंगे। उसकी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उसके गार्जियन को बुलाकर उससे बात करेंगे। ठीक है, दंडित देखिए नहीं करना है, घटना को भूल जाएंगे ये भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इससे उसकी और उदंडता बढ़ेगी। दूसरे शिक्षकों के साथ भी नहीं करना। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ए है। अगला है, एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? छात्र के किस व्यवहार को गंभीर मानेंगे? देखिए, चार चीज़ें हैं। कक्षा के दौरान कक्षा में दूसरे के साथ बातचीत करने वाले छात्र को गंभीर मानेंगे, अधूरा काम करने वाले को, कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना। ऐसा छात्र जो कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछता है तो उसके व्यवहार को गंभीर इसलिए मानेंगे, इसका मतलब वो उसकी समझ में आ रहा है, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए, पेडागोजी कवर कर लेते हैं हम आपको 2011 की। कौन सा, चलिए ये भी क्वेश्चन कवर लेकर लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील कौन है? जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील होता है ए, डी, ई, के। ठीक है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हमने बता दिया आपको। पेडागोजी देखते हैं, जोर पेडागोजी पर रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, छात्र केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताना है। प्रत्येक छात्र को आवश्यकताओं को ध्यान रखना, छात्र को वह करने देना जो उसे पसंद है, कि सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। यह है क्या, छात्र केंद्रित शिक्षा। ठीक, इसमें विद्यार्थी हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन आपका, शिक्षण में छात्रों का सहयोग लेना, ये छात्र केंद्रित शिक्षा होगी। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर, अगर लचीला नहीं होगा तो क्या होगा? यह विषय केंद्रित हो जाएगा, सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं करते, छात्रों को बिल्कुल, ये होगा ऑप्शन नंबर एक। क्या इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पाठ्यक्रम अगर लचीला नहीं होगा तो अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं होगा। आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं, यदि कोई छात्र पाता है तब आप क्या करेंगे? इस प्रश्न को फिर से समझें। यदि आप कक्षा में छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं और कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है, तब आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे, सरल भाषा में निर्देशों का व्याख्यान करेंगे और निर्देशों को खंड में विभक्त करेंगे, ये करेंगे। विद्यार्थियों, आपको की नोट एक बता देते हैं, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो जो उसका उत्तर हो थोड़ा सा व्याख्या करके बताया जाए।
अधिकतर ये होता है कि जो व्याख्या करके बताए जाते हैं उत्तर, जैसे इसमें ABCD है, तो C में देखिए थोड़ा सा इसको व्याख्या करके बताया गया है। तो अधिकतर आप, हमारा ये निजी अनुभव है कि वो आंसर सही होता है अधिकतर, ठीक है। तो आप भी इसको जैसे सरल भाषा में निरसों का व्याख्यान करेंगे, निरसों को भी खंडों में विभक्त करेंगे, इसमें C नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य बताना है। मार्गदर्शन क्या क्या उद्देश्य है? मार्गदर्शन के अंतर्गत देखिए, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना, छात्रों को दृढ़ताओं और कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव और नुकसान से बचाना, ये सब मार्गदर्शन के उद्देश्य हैं। डी नंबर होगा आपका ऑप्शन, ठीक। और पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में यौन शिक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है? यौन शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए कि नहीं देनी जानी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया विचार आपका। छात्रों को टकराव से बचाने के लिए आवश्यक है, पॉजिटिव दिया गया है। किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने और पूर्व यौनिकता के संबंधित वास्तविक समस्याओं को ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। ये है कि छात्रों को पूर्व वास्तविक आनंद लेने के लिए आवश्यक है, यह बिल्कुल ही जरूरी नहीं, क्योंकि शिक्षकों के लिए ऐसा पढ़ाना कठिन है, ठीक है। देखिए, डी नहीं होगा, ऐसा पढ़ाना कठिन है, और ये आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए, बी में थोड़ा सा विस्तार करके बताया गया बातों को। अभी हमने आपको की नोट जो बताया था, क्या है इसमें, थोड़ा इसका जो उत्तर है, इस बात को आजमा लीजिएगा विद्यार्थियों, आपको कई जगह ये चीज़ मिलेगी जिसका उत्तर थोड़ा सा व्याख्या करके बताए। यौन शिक्षा के बारे में ये बात है कि किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने के लिए और पूर्व यौनिकता, मतलब यूथ एज से पहले की प्री मेच्योरिटी से संबंधित वास्तविकताओं का समस्याओं का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है, ठीक है। उनको यौन अंगों के विषय में बताना, उनको यौन से शिक्षा देना, ठीक है। तो इसके बारे में उनको सामान्य जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रिपेयर हो सके चीज़ों को सामना करने के लिए। तो अगर देखिए, बी ऑप्शन जो है थोड़ा व्याख्या करके बताया गया है, बी ऑप्शन सही है। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है, क्यों? शिक्षण व्यवसाय क्यों चुनौतीपूर्ण है? देखिए, इसके लिए लंबे अध्ययन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में व्यक्ति की विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। इस व्यवसाय में प्रत्येक शिक्षक को एक कक्षा के लिए अच्छे परिणाम देने होते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है। देखिए, ये थोड़ा विस्तार से भी हमने वही बताया था आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा हो वही हो, लेकिन अधिकतर ये होता है। व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए चुनौतीपूर्ण इसलिए कि हर बार हर बच्चा अलग है, तो उनके मनोविज्ञान, उनकी आवश्यकता, उसके अधिगम के अनुसार सीखना पड़ता है। डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब शिक्षा के अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं स्कूलों में, तो आप क्या कहेंगे? ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं समय की बर्बादी हैं? नहीं, नकारात्मक कोई बातें नहीं कहनी है। शिक्षण में अगर पेडागोजी में अगर कोई ऐसी बात आती जो निगेटिव है, छात्रों को मारना है, समय बर्बादी है, ये गतिविधि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों को भी सक्रिय रखा जा सकता है। विद्यालयों को अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, बी, सी और डी में से क्या होगा? आपका बी होगा। जो अतिरिक्त कार्यक्रम है या गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा। इस तरह से नेक्स्ट देखिए, यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम नंबर ग्रेड प्राप्त कर रहा है तो ये क्या प्रदर्शित करता है? लगातार कम नंबर आते हैं उस विद्यार्थी के उस विषय में, तो अच्छे से नहीं समझ पढ़ाया जा रहा है, छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है, छात्र यह विषय छात्र के लिए बहुत कठिन है, यह विषय छात्र के लिए अनुपयोगी है। तो देखिए, कम नंबर उसके आ रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है कि उस छात्र की उस विषय में कोई रुचि नहीं है, ठीक है।
बी ऑप्शन होगी। उसको मज़ा नहीं आ रहा उस विषय में, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। अगला है, समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? विषय किस प्रकार से बटे होने चाहिए? विद्यालयों की सुविधा अनुसार, छात्र की पसंद, रुचि और मांग के अनुसार, विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार, किस अनुसार होना चाहिए? टाइम टेबल जो बनना चाहिए स्कूल का, तो किस प्रकार का टाइम टेबल स्कूल में होना चाहिए? देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका ये है, छात्र की पसंद, रुचि और मांग के अनुसार। ठीक है, जिस तरह से छात्र पसंद करें उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक, बल्कि विद्यार्थियों इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं। देखिए समय सारणी जो अगर हम देख लें क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक की बात, ठीक, तो इसमें तो विद्यार्थियों जैसे जो चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उनकी मांग क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनके अनुसार बना सकते हैं। और माध्यमिक स्कूलों में क्या होता है, माध्यमिक में कि जो कठिन विषय हैं उनकी क्लास सुबह सुबह ही रखी जाती है। ठीक है, तो विषय की कठिनता के आधार पर माध्यमिक स्कूलों में यही होता है। 9 to 12 जो स्कूल हैं, विषय जो कठिन होते हैं उनको पहले लगाया जाता है शुरुआत के 4 घंटों के अंतर्गत। तो अगर इसमें ये प्रश्न जो आपका प्राइमरी लेवल से है तो आपका ये होगा ए डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें। चलिए देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, ये क्या चीज़ है? सभी हो सकता है, सही है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। स्त्री पुरुष संबंधित अगर विद्यार्थियों को कोई प्रश्न आ जाता है, ठीक है, जिसमें स्त्रियों की निम्नता और पुरुष वर्ग की प्रधानता दिखाई जाए, तो आप बिना सोचे समझे लैंगिक पूर्वाग्रहों वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं आप, लैंगिक पूर्वाग्रह जो स्त्रियों के विषय में सोच चली आ रही है, ठीक है, उसको दर्शाता है ये चीज़। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? छात्र केंद्रित होता है इसमें प्रयोजनवाद। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका। नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर छात्रों के से भ्रमण पर चर्चा करवाते हैं। तो जो चीज़ सीख के आए विद्यार्थी बाहर फील्ड में देख के आए हैं उसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा आकलन के लिए सीखना, बी नंबर। ठीक, आकलन के लिए सीखना किसी देखी हुई समझी हुई चीज़ को आ करके उस पर व्याख्यान देना, उसके बारे में बताना। चलिए विद्यार्थी और कुछ हिंदी मतलब आपको पेडागोजी के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। सुपर टेट के अंतर्गत छात्रों को किस प्रकार के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए? नहीं, प्रश्न पूछने के लिए। और सामूहिक कार्यों को करने के लिए? ये नहीं। अधिक से अधिक सहकर्मियों में? ये नहीं। शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए? इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया कि जो शिक्षक ने प्रश्न पूछे हैं उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर याद करो। ठीक है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी है जिसमें बच्चों को याद करना, रटवाना नहीं, समझाना चाहिए चीज़, है ना। याद करना अब नहीं आता है अधिगम के अंतर्गत, उनको समझाना है। ठीक, कांटे पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, इसका क्या कारण होता है? कांटे पर फिटकरी लगाने से इसलिए रक्तस्राव रुक जाता है कि फिटकरी रुधिर को गाढ़ा कर जमा देता है। ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला, सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर सबसे प्रभावी और सफल शिक्षण वो है जिसमें शिक्षक जो है समझ लेता है कि किस बच्चे में का IQ लेवल क्या है, किस बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान,
सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान से सफल शिक्षण से कोई मतलब नहीं। सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए अगर हम जिस बच्चों को की साइकोलॉजी को समझते हैं, उनकी विभिन्नताओं को समझते हैं, उनके मन को पढ़ते हैं, उनके माइंड को पढ़ते हैं, तो आप सफल शिक्षक हैं। ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की को मंजूरी मिली। तो कब मिली? 26 अगस्त 2009 को मिली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 26 अगस्त 2009। विद्यालय एक है क्या? राज्य है, समाज है, परिवार है? ये लिखा है संगठन, तो विद्यालय एक संगठन है। ठीक। अगर बार बार बताने व्याख्या देने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता है तो क्या करेंगे? हमने बताया, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन लगाइएगा, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे टेट में हो, चाहे आपकी सुपर टेट में हो, तो नकारात्मक बातें हटा दीजिएगा, कभी नहीं आप फेल होंगे। अगर पॉजिटिव बात प्रश्न पूछा गया है तो नकारात्मक चीज़ें हटा देनी है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? फटकार का बाहर निकाल देंगे, हटाना है। ठीक ना होने उसे ध्यान देना बंद कर देंगे। उस बिंदु तत्व को समझाने के लिए अन्य विधि और उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। सी नंबर, छात्र के माता पिता को बुलाकर उसकी पढ़ाई के अन्य विकल्प देंगे कि पढ़ाने के अलावा कुछ इसको कराओ, उसको पढ़ाई रहने दो, ये बात नहीं, निगेटिव तीनों चीज़ें हटा देंगे, ये करेंगे। उस बिंदु तथ्य को समझाने के अन्य विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी नंबर। चलिए अन्य प्रश्न लिखते हैं। सुपर टेट के अंतर्गत पेडागोजी का एक शिक्षक को स्थायी शिक्षक के रूप में बहाल हो जाने के बाद प्रशिक्षण की जरूरत क्यों होती है? आप देखते हैं तमाम तरह के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लगाए जाते हैं। क्या होता है उसका कारण? होता है समय बीतने के साथ बीएड के दौरान मिले प्रशिक्षण को भूल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए शोधों और उनके प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए होती है। तो इसमें से सभी हैं। ठीक है, देखिए वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान भूल भी जाते हैं बीएड के दौरान। ठीक है, और नए शोध और नए प्रयोगों से शिक्षकों को परिचित भी कराना है और उनका बौद्धिक विकास भी करना है, सब है इसमें। भिन्न स्थानों पर माध्यमिक स्कूलों के स्थानांतरण के संबंध में क्या विचार हैं? माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण होता है तो आपका विचार क्या है? देखिए, स्थानांतरण होता है शिक्षकों के अनुभव को बढ़ाता है, ये होगा। ठीक, अगला देखें। इसमें हम आपको पेडागोजी ही कवर कर रहे हैं। ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लास के संबंध में आपका विचार पूछा गया है। ट्यूशन और अन्य कोचिंग क्लास के संबंध में क्या विचार है? कोचिंग शिक्षक की अध्ययनशीलता बनाता है और उसका ज्ञानवर्धन करता है? नहीं, शिक्षकों के लिए कोचिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका देखिए आंसर बी और सी होगा। यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है। ठीक है, शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने से शिक्षक की गरिमा कम हो जाती है। शिक्षक कक्षा में ही इतना पढ़ा दें कि उनको कोचिंग बच्चों को ज़रूरत ही ना पड़े, बात ये है सीधी। अगर ट्यूशन से जुड़े हैं तो स्वाध्याय का समय नहीं मिलता है। ठीक है, ये है आपका बी और सी इसमें आंसर है। ठीक, डी नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है। अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तो आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रधानाध्यापक आपको जिम्मेदारी दे रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपको पॉजिटिव बात कहनी है, सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है, नम्रतापूर्वक मना कर देंगे, निगेटिव बात नहीं कहनी है। हमने बताया आपको, आप मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, तभी स्वीकार करेंगे जब अन्य दायित्व दिया जाए, नहीं। एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं? सबसे बड़ी बात, यह व्यवस्था, हाँ विद्यार्थियों, यह व्यवस्था धर्म और आस्था से जुड़ी है, अतः इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, यह है अवैज्ञानिक विचार है, इसे अवलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे किसी विचार पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भेदभाव आवश्यक है। तो निगेटिव बात हो गई। तो जाति, प्रजाति, नस्ल के बारे में आपका क्या विचार हो सकता है? इस पर कोई विचार ही नहीं है। एक्चुअली में शिक्षकों को ऐसे किसी विचार की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें इसी होगा ऑप्शन। ठीक,
यह व्यवस्था धर्म और विश्वास से जुड़ी है, समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी निगेटिव बात है, नहीं होगी। अवैज्ञानिक व्यवहार है, अविलंब समाज से बाहर के, धर्म, जाति, प्रजाति, नस्ल, इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, सबको समान रूप से देखना है, सबको समान रूप से शिक्षा देनी है, ये होगा। चलिए विद्यार्थियों, सुपर टेट बिहार के अंतर्गत हमने आपको कुछ प्रश्न डिस्कस किए। इन प्रश्नों में हमने आपको कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन बताए जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके के लिए, कुछ हम नया लेके आएंगे आपके लिए। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलेंगी।